oxidizing and reducing agent, equivalent weight in oxidizing and reducing agent। देखो बेटा, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो पिछली बार तुम्हें बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, यानी विच टेक्स इलेक्ट्रॉन, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, यानी खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज, यानी जो इलेक्ट्रॉन देते हैं मेरे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर? तो आज हमें यह पढ़ना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहां से हम एक खास बात सीखेंगे, एन फैक्टर निकालना इन रिडॉक्स रिएक्शन, जो आगे स्टोइकियोमेट्री में आपके काम आएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहां पे अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा बेटे वो होता है मोलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। ठीक, क्या कहा कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो किसके, ये इक्विवेलेंट वेट जो होता है किसके बराबर होता है? बोला मोलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए। हमने पिछली बार समझाया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन को हम लोग एक चीज बोलते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। ठीक है, अब एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन होता है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट को अगर हम बोलते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो एन फैक्टर हमारा आज का जो टॉपिक है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या? कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शंस। तो टॉपिक ये आ गया कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एन फैक्टर हमें पूरी तरह से पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन। लाइक वी टेक सम एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। से हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लो मैंने KMnO4 ले लिया, KMnO4। बेटा ये जो KMnO4 होता है, पोटाशियम पर मैंगनीज इसको बोला जाता है, ये बहुत ही वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट्स अ वेरी वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब बेटे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट इस बात पे जरूर डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहा है। ठीक, इसको समझने के लिए सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए कि बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब जिस मीडियम में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करवा रहे हैं उसके हिसाब से इसकी पावर होगी। ठीक, जैसे बेटा अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में चेंज करता हूं, इन एसिडिक मीडियम, ठीक, मैं लिख रहा हूं इन एसिडिक मीडियम, यानी मीडियम मैंने कौन सा रखा है? एसिड का मीडियम रखा है। ठीक, देखो बेटा एसिडिक मीडियम में यहां मैंगनीज जो होती है, मैंगनीज +2 स्टेट में चेंज हो जाती है। देखो मेरे बच्चों, पोटाशियम का मैंने बताया था आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, +1 का +1 रहता है। ठीक, और जो मैंगनीज है उसी का चेंज होगा, ऑक्सीजन का -2 रहेगा। देखो बेटे, अब हमें ये देखना था कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तभी तो मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल पाऊंगा। बेटे उसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी क्या निकाली? ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी? मैंगनीज की। ठीक, तो मेरे बच्चे फटाफट से मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालें तो आप पाएंगे पोटाशियम की कितनी? +1, मैंगनीज की कितनी? X,
ऑक्सीजन की कितनी 4 into -2 and it should be equal to 0. तो 1 plus x 4 into -2 is equal to 0. तो यहां से आपने x निकाला, तो जब x यहां पे निकाला तो ये आ गया +7. तो यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई बेटा, यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ गई. ठीक है बच्चे, और यहां हमारे पास कितनी आई बेटा +2. इसका मतलब इसने यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन जो है बेटे समझो वो लिए, +7 से अगर +2 हुआ यानी पॉजिटिव चार्ज कम हुआ. पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो पॉजिटिव चार्ज इसका क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा. कितना +7 से +2. तो बेटा +7 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे मेरे बच्चों, बोलो फटाफट से. अगर +7 से +2 की बात की तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ. कितने का 5 का. तो यहां पे इसने क्या किया है 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है. ठीक है जी, तभी तो +7 -5 +2 आ गया कि नहीं आ गया. ठीक, तो अब यहां का एन फैक्टर कितना हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन लिए 5 लिए. तो ऑब्वियसली इस केस में एन फैक्टर कितना हो गया बेटे, एन फैक्टर हो गया 5. और इस वजह से यहां पे अगर इक्विवेलेंट वेट बोलते मैंगनीज का या इक्विवेलेंट वेट बोलते KMnO4 का, तो बेटे वो हो जाता मोलर मास डिवाइडेड बाय 5. क्या हो जाता, मोलर मास डिवाइडेड बाय 5 बेटे. यानी ऐसे केस में अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4 का निकालोगे तो बेटा KMnO4 का जो मोलर मास होता है वो 158 होता है. कितना होता है 158 होता है. और यहां पे बेटे हमने क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन लिए 5. तो यहां आंसर कितना आ गया बेटा 158 डिवाइडेड बाय 5 इज 31.6. तो ऐसे जगह पे इसका इक्विवेलेंट वेट 31.6 हो गया. तो पहला इन्वेक्टर इसमें निकाला एसिडिक मीडियम. अब आगे देखते हैं बेटे, मान लो इसी को अपन न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं. इसमें रख रहे हैं न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं. न्यूट्रल मीडियम जैसे वाटर बॉटल, न्यूट्रल मीडियम में हमने इसको रखा. बेटा न्यूट्रल मीडियम में ये चेंज कर जाता है MnO2 में. न्यूट्रल मीडियम में किसमें चेंज कर जाता है, MnO2 में चेंज कर जाता है. ठीक, ये बेटा आपको धीरे धीरे आने वाले समय में पता चल जाएगा कि कौन किस जगह पे किस जगह यूज चेंज होता है. अभी तो सिर्फ समझा रहा हूं मैं कि कैसे एन फैक्टर निकालना है. तो यहां +7 था, अब यहां +7 से कितना आया बेटे जी +4. ये तो समझ में आ रहा है +4 क्यों, क्योंकि मैंगनीज के ऊपर x, ऑक्सीजन के ऊपर -2. तो -2 into 2 + x शुड बी इक्वल टू 0. तो यहां पे क्या आ गया +4. तो बेटे अब +7 से बेटे मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. +7 से +4 तक चेंज हो गया. कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन लिए 3 इलेक्ट्रॉन लिए. तो यहां पे प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे. तो ऑब्वियसली इस मीडियम में एन फैक्टर कैसे आ गया, इसका एन फैक्टर हो गया 3. क्लियर. तो ऑब्वियसली अगर यहां पे इक्विवेलेंट वेट ढूंढोगे तो यहां इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 3. मोलर मास का 158, एन फैक्टर कितना था 3, डिवाइड किया आंसर आ गया 52.6. ठीक है, डोंट वरी सारा क्लियर हो जाएगा आपको. अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, मान लो इसी को बेटा बेसिक मीडियम में रखा गया. इसमें रखा गया बेसिक मीडियम में, इसी को बेसिक मीडियम में रखा गया. देखो बच्चे बेसिक मीडियम की जहां तक बात करें, बेसिक मीडियम में ये अपने आप को चेंज करता है बेटे. और किसमें चेंज करता है, ये अपने आप को चेंज करता है K2MnO4 में. K2MnO4 में चेंज करता है अपने आप. अगर बेसिक मीडियम में रखोगे तो K2MnO4 में चेंज करेगा.
देखो बेटे, यहां तो +7 पता ही है, अब यहां निकालो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी निकालो। तो हम क्या देखेंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के जब आएगी तो +6 आएगी। अब देखो जी, यहां थी +7 और यहां कितनी हो गई +6, तो ऑटोमेटिकली कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड कर लिया गया। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने लिए इसने, एक लिया, तो यहां पे n फैक्टर कितना हो गया इसका, इसका n फैक्टर हो गया बच्चे 1। n फैक्टर क्या हो गया 1। तो यहां जो इक्विवेलेंट वेट मेरे बच्चों आ गया KMnO4 का, वो इक्विवेलेंट वेट आ गया मोलर मास डिवाइडेड बाय 1। ठीक है जी, दैट इज 158 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर इज 158। ठीक, अब जिन भी बच्चों को समझ नहीं आया था थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि क्लियर हो जाए। देखो बेटा, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं। एसिड भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी KMnO4 भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला और एसिड भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो बेटा जब दो चोर मिलके चोरी करेंगे तो चोरी स्टैंडर्ड की होगी ना दोस्तों, ठीक, यानी ज्यादा वाली चोरी होगी। तो यहां पे ये भी चोर और एसिड भी चोर, दोनों ने मिलकर क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो एसिडिक मीडियम में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, और वो यहां से समझ में आ रहा है कि यहां पे अगर इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो हमने ये पाया कि KMnO4 Mn2 पॉजिटिव में चेंज होता है, इसका पोटेशियम और चीजों के साथ जुड़ जाता है, इसका ऑक्सीजन और चीजों के साथ जुड़ जाता है और यहाँ Mn2 पॉजिटिव बन जाता है। अब यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है मेरे बच्चों, बेटे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है। 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आने की वजह से n फैक्टर कितना आया है, 5 आया है, और n फैक्टर 5 होने से इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन 5, और मोलर मास इसका 158 है, तो 158 डिवाइडेड बाय 5 31.6 इसका इक्विवेलेंट वेट आया एसिडिक मीडियम में। अब रही बात न्यूट्रल मीडियम में, अकेला चोर चोरी कर रहा है ना, न्यूट्रल मीडियम यानी वो तो कुछ देता लेता नहीं है, तो अकेला चोर चोरी कर रहा है, तो जितना दो चोरों ने चोरी करनी थी उतना तो कम ही करेगा ना। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल मीडियम, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में +7 से यहां क्या आया बेटे +4। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ बेटे, बेटा 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। +7 से +4 कितना 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने लिए, तो n फैक्टर कितना हो गया 3, तो मोलर मास कितना हो गया, बोला सर 158/3 दैट इज 52.6। क्लियर हो गया। अब रही बात बेसिक मीडियम, बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और बेस इलेक्ट्रॉन्स को देता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, बेस इलेक्ट्रॉन को देता है। अब मान लो दो लोग चोरी करने लगे, एक चीज चोरी करता दूसरे को पकड़ाता, दूसरा वहीं रख देता, फिर वो चोरी करता दूसरे को पकड़ाता, दूसरा वहीं रख देता। बोलो चोरी अच्छी की बुरी, कम होगी ना। तो यहाँ पे ऐसा ही तो हो रहा है कि ये चोर है और ये शरीफ आदमी बेचारा जितना ही चोरी करता उतना ही दे देता है, तो अल्टीमेटली चेंज क्या होता है, कुछ भी नहीं, बहुत कम। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेसिक मीडियम। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिड, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिड, ठीक, somewhat moderate oxidizing agent in neutral media, and always a weak oxidizing agent in basic media. तो बेसिक मीडियम में +7 से +6 चेंज कितना आया, 1 का चेंज आया, तो n फैक्टर कितना हुआ 1 हुआ, इस वजह से इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, मोलर मास बाय 1 हुआ। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन से हमें एक बात ये समझ में आई कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का जो
इक्विवेलेंट वेट होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो क्या है, वो इस बात पे डिपेंड करता है रिएक्ट कैसे कर रहा है। बिना रिएक्शन के हम उसका इक्विवेलेंट वेट नहीं बता सकते हैं बच्चों। और अलग अलग मीडियम में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग बिहेव करता है और इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग अलग चेंज होता है। इसलिए इक्विवेलेंट वेट एक ही चीज का अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो सकता है। जैसे KMnO4 के ऊपर ध्यान दिया तो हमें यह समझ में आया कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में मोलिकुलर मास बाय 5 है, ठीक, यानी 158 बाय 5 31.6। बेटा न्यूट्रल मीडियम में मोलर मास बाय 3 है, यानी 158 बाय 3। और बेसिक मीडियम में यही बात मोलिकुलर मास के बराबर आ जाती है। बेटे क्लियर होता है कि नहीं होता है? ठीक, समझ में आया? बेटा इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता मेरे बच्चों, ठीक, ये रिलेटिव चीज है। हमने तुम्हें बताया था कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, क्या होता है? हमने बोला था इट इज वेट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। ये कंपैरिजन में है, ठीक, कंपैरिजन की बात अगर करें तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक। और रही बात KMnO4 का, हमने ऐसे पढ़ा। अब इसमें आप मेरे को बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा इक्वेशन ऐसी होगी, तो मैं बोलूंगा बेटा 2 साल पढ़ना है ना अभी, है ना। अभी तो सिर्फ आपको ये समझाया जा रहा है एन फैक्टर निकालना कैसे है। अपने आप ही रिएक्शन करने आएंगे, सर के साथ पढ़ोगे टेंशन लेने का ही नहीं, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको एक भी रिएक्शन का रट्टा नहीं मरवाऊंगा जिंदगी में, ये बात ध्यान रखना मेरी। अभी तो सिर्फ ये है कि जस्ट इनिशियल स्टेजेस है, तो आई कैन नॉट से कि देखो बेटा ऐसे से ऐसे कर लो, ठीक। लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों होता है जब कभी अपन इनऑर्गेनिक पढ़ने लगे। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल तुम्हारे साथ लेके चलता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और पल्ले पड़े कैसे एन फैक्टर निकालते हैं इन एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। अब देखो बेटा, ये जैसे पूछ रहे हो हमें कैसे पता चला कितने इलेक्ट्रॉन, बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकाल रहे हैं? यही तो निकाल रहे हैं कि कितना चेंज हुआ। अगर +7 से +2 आ गया तो भैया 5 इलेक्ट्रॉन लिए तभी आए ना, ठीक। और रही बात मेरे बच्चों, सारा कुछ पता तो चल रहा है किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बट यहां तो सिर्फ चेंज देखना है, वी हैव टू सी चेंज। और रिएक्शंस अभी हमें नहीं मालूम, रिएक्शन तो आगे देखने हैं हमें, क्लियर। तो देखो एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो K2Cr2O7, ये ले लिया। जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। So next thing is potassium dichromate। ये बेटा K2Cr2O7 है। क्विकली फटाफट से क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ, क्विकली सारे बच्चे फटाफट से निकाल के दिखाओ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम है। गलत है ऋषभ? यस लक्षित सही है। अक्षत गुड, यस दक्ष करेक्ट, पारस करेक्ट, हाँ ऋषभ अब सही बोल रहे हो, जसनूर सही। देखो जिसको नहीं आई थी वो ध्यान दे दे, यहां पोटाशियम +1 इंटू 2, क्रोमियम 2x, ऑक्सीजन -2 इंटू 7 शुड बी इक्वल टू 14। क्लियर थी? तो आया 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0 रादर, क्योंकि न्यूट्रल है ना बेटा, तो 2x - 14 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x कितना आया +6। तो मेरे बच्चों यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आई क्रोमियम की वो +6 आई। देखो बेटा अगर मैं इसको न्यूट्रल मीडियम में रखता हूं, इसमें रखता हूं
न्यूट्रल मीडियम में रखता हूं, ठीक, न्यूट्रल मीडियम में, पहले बात की न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल से भी पहले यहां पे अपन ना ऐसा करते हैं, इसको बेसिक मीडियम में रखते हैं। बेसिक मीडियम यानी किसी बेस में रखा, तो बेसिक मीडियम में ये बन जाता है CrO4 2 नेगेटिव। किसमें चेंज होता है? CrO4 2 नेगेटिव में। क्लियर? तो मेरे बच्चों अब जरा यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्विकली निकालो जरा, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालो CrO4 2 नेगेटिव में। यस नंदिनी, करेक्ट मेरे बच्चे। इंजन गलत मेरे बच्चा। आर्यन आप भी गलत कर रहे हैं। अरे देखो यहां दो, ध्यान दो इधर, CrO4 2 नेगेटिव कैसे किया बेटा? क्रोमियम का X, ऑक्सीजन का -2 into 4 should be equal to -2, तो X -8 is equal to -2, तो X कितना? +6 बच्चे, ठीक। तो यहां पे हमारे पास +6। अब देखो बेटे, अब यहां पे चेंज तो हुआ ही नहीं। क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ ही नहीं। There is no change, no change। तो बेसिक मीडियम में will not act as oxidizing agent, क्योंकि यहां ये इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है बेसिक मीडियम में। समझ में आई? बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, तो कोई भी चेंज आता ही नहीं है। तो बेटा पूरा सेम रहा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है तो बेटा ऐसे केस में एन फैक्टर हम कुछ भी नहीं लेते, 1 लिखते भी नहीं है, ठीक। सिंपली ऐसे केस में इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास के बराबर मान लेते हैं। ऐसे केस में अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं, सो दैट इट्स साइड टू द वन इक्विवेलेंट, यानी ये अपने आप एक इक्विवेलेंट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास लेके चला करते हैं बेटा। कैसे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास लेके चला करते हैं मेरे बच्चों। समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक। पर यहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, लिए तो है नहीं। यहाँ पे +6 था और यहाँ पे +6 था, तो लिए तो है नहीं। पता कैसे चलता? अगर चार्ज में फर्क आता, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में फर्क आता तो पता चलता इलेक्ट्रॉन लिए या दिए। तो यहाँ ना तो लिए है ना दिए। पर बेटे इसी को थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में रख देते हैं। हमने किसमें रखा? एसिडिक मीडियम। सीधा ध्यान से देखना, एसिडिक मीडियम, ठीक है दोस्तों। अब एसिडिक मीडियम में क्या हुआ कि ये क्रोमियम चेंज कर जाता है इनटू क्रोमियम 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव में, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। क्लियर? अब ध्यान देना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने बोला ना आज थोड़ा सा हायर साइड पे है ना, थोड़ा सा। तो यहां +6 और यहां +3, बोलो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना? 3। इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना? 3। पर वो तो एक क्रोमियम के लिए है, वो तो एक क्रोमियम के लिए है, पर यहां क्रोमियम कितने हैं? 2। तो एक ने अगर 3 लिए तो 2 ने 6 लिए होंगे, यानी जब अपन इसको बैलेंस करते हैं ना, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम आते होंगे। एक ने 3 लिए तो 2 ने 6 लिए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? +6 इलेक्ट्रॉन। सो एन फैक्टर कितना हुआ इस रिएक्शन में? बेटा एन फैक्टर यहाँ पे 6 हुआ। समझ में आया 6 कैसे हुआ? हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हुई, यानी सिर्फ +6 से +3, 3 का चेंज आया एक क्रोमियम में। पर क्रोमियम थे कितने? बेटा 2 क्रोमियम थे। अगर 2 क्रोमियम थे ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ गया, एक ने कितने दिए? 3, तो 2 ने कितने दिए? बोला सर 6। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 6। इसलिए यहां पे आपका जो इक्विवेलेंट वेट रहा होगा वो मोलर मास अपॉन 6 रहा होगा, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलर मास अपॉन 6। क्लियर? एनी डाउट्स? तो कहने का मतलब कि K2Cr2O7 की बात करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिक मीडियम में तो एक्ट ही नहीं करता। इट एक्ट्स
as an oxidizing agent only in acidic medium. और एसिडिक मीडियम में ये क्या कर रहा है बेटे, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कितने ले रहा है बेटा? ठीक, कितने ले रहा है? इधर +6 और इधर +3। तो बेटा +6 से +3 कितने का चेंज हुआ? 3 का। एक एटम के लिए 3 का चेंज, तो कितने क्रोमियम थे? 2। 2 के लिए कितने का चेंज बेटा? 1 के लिए 2, तो 1 के लिए 3, तो 2 के लिए 6। 6 का चेंज, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए। और हमने बोला था कि n फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 6। इसलिए n फैक्टर कितना था? 6। और अगर n फैक्टर 6 का इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय 6। गॉट इट? अच्छे से समझ में आया कि पिछला भी चला गया मेरे दोस्तों? ठीक। अभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहां पे भी 6 था और यहां पे भी 6 है, तो चेंज कैसे? नो चेंज। मैंने कब कहा कि यहां पे चेंज है? और इसलिए तो मैंने कहा कि जब चेंज नहीं है तो इट इज नॉट एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ना दे रहा है ना ले रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक, लेकिन यहां डेफिनेटली है, यहां डेफिनेटली है। ठीक, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले लिया हमने। समझ में आई? और यहां बेटा +6 से +3 हुआ। अरे चेंज तो है। +6 यहाँ क्रोमियम का था, टोटल +6 और +6 12 हो रहे थे यहाँ पर। यहाँ +12 चार्ज था, यहाँ +6, तो चेंज तो है। समझ में आई मेरी बात? ठीक, तो इस तरह से करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अभी बोलो, न्यूट्रल वाला इसमें केस नहीं होता, जो करवा रहा हूं उसको ध्यान दो बस। ठीक, क्योंकि अभी तो तुम्हें इक्वेशन कुछ भी नहीं मालूम है, जितना करवा रहा हूं उतना तो पकड़ो। ठीक, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, सभी समझ में आ गया है? सबके सब? संजीव फटाफट से देखो, यस और नो, जल्दी बताओ, शाबाश। ओके, मिस्टर संजीव, आर यू प्रेजेंट और नॉट? ओके, सो हाँ, तो बस आया समझ में कि नहीं आया संजीव जी? ओके, नाउ नेक्स्ट बात। अब देखो बेटे, अगला देखना, ध्यान देना इधर। देखो बेटे, अब हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, वो कैसे वर्क करता है, उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अभी तो हमें समझ आ ही गया है कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक, पर चलिए इधर ध्यान देंगे। मान लो कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम लेके चले, से S2O3 अभी नहीं बता सकता, से मेरे पास है कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेके चलते हैं 10 2 पॉजिटिव। कितना है? 10 2 पॉजिटिव, एंड दिस हैज बीन चेंज्ड इनटू 10 4 पॉजिटिव। ठीक, तो ऑटोमेटिकली यहां ऑक्सीडेशन से क्या आया? +2, और यहां क्या आया? +4। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट जो होगा इसका, वो क्या आएगा? वो आएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ऐसे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम लेके चलते हैं, जैसे मान लो H2O2, if it works as a reducing agent, if it works as a reducing agent, देखो बेटा, मान लो इसने जब रिएक्ट किया तो इसने हमारे पास 2H पॉजिटिव बना दिए प्लस O2 बना दिया। ठीक है बच्चे, देखो पहली बात इधर ध्यान दो, ये H पॉजिटिव पे कितना? +1, 2H पे कैसा? +1 और +1 +2, और कितने ऑक्सीजन? 2। तो इसको क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। जितनी पॉजिटिव वैलेंसी अगर उतने ऑक्सीजन लगे होते हैं तो क्या कहलाता है? परऑक्साइड। जितनी पॉजिटिव वैलेंसी अगर उतने ऑक्सीजन लगे होते हैं तो क्या होता है? परऑक्साइड। यहां पॉजिटिव वैलेंसी कितनी थी? 1H पे 1, 2H पे 2,
ठीक, और ऑक्सीजन भी कितने लगे 2, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया पर ऑक्साइड। और बेटा पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है -1। याद होगा कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1, पर ऑक्साइड में -1। क्लियर। नाउ इधर देखो, ये तो +1 का +1 ही रहा, यहां पे क्या आ गया 0, यहां पे क्या आ गया 0। सो माय डियर बच्चे -1 से 0, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1। ठीक, ये 1 का चेंज है एक ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। चेंज 1 के लिए -1 से 0, एक का चेंज, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो कितने का चेंज आया बेटे 2 का चेंज आया। ठीक, और 2 का चेंज आया तो इसने क्या किया होगा -1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी ले लिए होंगे, दे दिए होंगे, रादर दिए होंगे, तो माइनस माइनस निकल गया तभी तो 0 आया। यानी हम यहां लिख सकते हैं दिस +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे बच्चों अब देखो, यहां पर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा 2, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। यानी अभी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने सिंपल सी बात ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में जब हम एन फैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कितना पॉजिटिव चार्ज चेंज हुआ या कितना पॉजिटिव चार्ज कम हुआ या ज्यादा, कितना नेगेटिव चार्ज बढ़ा, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से हम क्या निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन क्या होते हैं एन फैक्टर होते हैं, और हमारा इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। क्लियर। अगेन से समझो, कोई ऐसा मुश्किल वाला काम नहीं है। यहां पे 10 +2 स्टेट में था, ठीक, यहां 10 +2 स्टेट में था और यहां +4 स्टेट में है। +2 से +4 कितना 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए 2 चेंज हुए। ठीक, 2 है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 होगा। क्लियर, क्योंकि एन फैक्टर 2 होगा। यहां पे -1 से 0 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गया एक ऑक्सीजन के लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 गए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन हो गए मेरे बच्चों। क्लियर, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर मास बाय 2। क्लियर हो गया बच्चे, समझ में आया। देखो बच्चा, आप जरा अपने ना इधर किनारे पे देखिएगा और मेरा नेटवर्क देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट होना चाहिए आपकी तरफ मेरा नेटवर्क, ठीक, क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग चल रहा है यहाँ पर। समझ में आई बात। तो जिसको भी कोई नेट की प्रॉब्लम आ रही है बेटा, प्लीज इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाओ। ठीक, मैं सुबह इसलिए मैसेज किया था आज 1:30 बजे, ठीक, 1:30 बजे मैंने आपको सुबह मैसेज किया था कि बेटा अपना नेटवर्क बचाए रखना, डाटा अपना बचाए रखना, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। और या फिर इसको वाईफाई करवा लो, या फिर इसका नेटवर्क का एक सिंपल तरीका बताता हूं आपको। होता क्या है कि बेटा एक बूस्टर प्लान आते हैं सिर्फ 11 रुपए का, 21 रुपए का। ठीक, अगर कभी क्लास लेट हो, जैसे आज लेट है, तो उससे पहले आप क्लासेस लगा चुके हो या आपका नेटवर्क खत्म हो चुका है, तो यार 21 रुपए का 11 रुपए का बूस्टर प्लान डाल के अपना 2 GB डाटा बचा के रखो। शाम के 1 घंटे के लिए लगभग 800 KB के करीब डाटा लगता है, 800 से 900 KB डाटा लगता है। तो क्लास लगाने से पहले आपका 2 GB डाटा होना जरूरी है, नहीं तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक, सो मैंने अपनी नेटवर्क की प्रॉब्लम्स खत्म कर दी। ठीक, नाउ आई एम विद द फाइबर, द हाईएस्ट नेटवर्क आई कैन गेट। ठीक, तो मैंने अपने नेटवर्क की प्रॉब्लम्स खत्म करी है, अब आपकी तरफ से होनी चाहिए, तभी आपको बेटा पूरी तरह से यहाँ पर अपना डाटा बचा के रखना। तो इस समय आके आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी भाई, ठीक है। और जिसको फाइबर से या कुछ भी है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसका वाईफाई है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको बिल्कुल क्लियर नजर आता होगा।
ठीक है भाई। तो एनी हाउ बस अपना नेटवर्क अब ठीक करो बेटा, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना नेटवर्क ठीक करूं, ठीक, ताकि आपको मेरी तरफ से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कभी ऐसा कभी प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता दीजिएगा। वैसे भी अब तो मैं साथ के साथ आपको रात ही को इस लेक्चर को भेज दिया करता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक। एनी हाउ अब चलो बेटे थोड़ा सा कुछ और आगे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा काम करते हैं, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चों, जो चीजें समझा रहा हूं ये ना नेक्स्ट लेवल चीजें, ठीक। देखिए बेटा सबसे पहली बात, अभी तक जो हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में एन फैक्टर निकालते हुए, उसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे KMnO4 में सिर्फ Mn ऑक्सीडाइज हो रहा था, Mn रिड्यूस हो रहा था। पोटेशियम डाइक्रोमेट में सिर्फ क्रोमियम हो रहा था, H2O2 में सिर्फ ऑक्सीजन हो रहा था, सिर्फ एक ही हो रहा था। पर अब हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास एक स्पीशीज में एक से ज्यादा चीज ऑक्सीडाइज होती हो, तो पहला टॉपिक लिखिएगा कि हमारे पास है इफ ऑल द एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, दोनों में से एक चीज। इफ ऑल द एटम्स या मोर देन वन एटम लिख लो, मोर देन वन एटम, more than one atom is oxidized or reduced. More than one atom is oxidized or reduced. जिसमें एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हुआ या एक से ज्यादा एटम रिड्यूस हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? When more than one atom is oxidized and reduced, ठीक, और reduced। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मेरे पास एक होता है FeC2O4, इसको बोलते हैं बेटा फेरस ऑक्सोलेट। क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्सोलेट। यहां पे इट विल बी चेंजिंग इनटू आफ्टर द रिएक्शन। फेरस का मतलब है कि यहां ये +2 स्टेट में होता है। किसमें होता है? आयरन यहां पे +2 स्टेट में होता है फेरस ऑक्सोलेट, ठीक है जी। और जब इसमें निकालोगे, अब देखो बेटा कार्बन की निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्विकली, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहां पर क्विकली। यस इट इज +3। तो माय डियर बच्चों जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। ऑक्सीजन की तो पता ही है -2 है। अब ये रिएक्शन में मान लो कि इस रिएक्शन में ये ऐसे चेंज हुआ कि Fe3 पॉजिटिव बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इस रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है, फेरस ऑक्सोलेट का इक्विवेलेंट वेट पूछा है इस रिएक्शन में, ठीक। देखो बेटे आप एक बार ध्यान दो, यहां पे दो चेंजेस हुए हैं। एक तो पहला चेंज हुआ है कि एक आयरन फेरस +2 से +3 स्टेट में चेंज हुआ है। यहां +2 था, यहां +3 बन गया, तो टोटल यहां पे इलेक्ट्रॉन इसने कितना दिया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया कि नहीं? तभी तो बेटा +2 से +3 हो गया। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना मेरे बच्चों, ठीक। और दूसरा चेंज यहां पे आया, C2O4 नेगेटिव इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अब यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, यहां निकालोगे +4 आएगी। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए? बेटा एक कार्बन ने 1 दिया। क्यों जी? एक कार्बन ने कितना दिया? 1 ही दिया ना, +3 से +4 1, पर कार्बन कितने थे? 2, तो टोटल कितने दिए? 2 दिए। अगर टोटल 2 दिए तो प्लस यहां पे कितना ऐड करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक आयरन ने दिया और 2 इसने दिए, तो टोटल कितने दिए मेरे बच्चों? बेटा टोटल 3 दे दिए। तो यहां पे +3 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? इस हिसाब से अगर मैं इस केस में इक्विवेलेंट वेट देखता तो बेटा क्या लिखता? मोलर मास ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 3।
यानी यहां पे n फैक्टर कैसे निकलता, यहां पे n फैक्टर 3 निकलता। और कैसे निकाला, हमने दोनों का चेंज देखा बेटा, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज। बोलो क्लियर हो गया। मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूं कि अच्छे से आपको आ जाए। Cu2S है, Cu2S, ठीक। और इसको किसी मीडियम में रखा और मान लो ये Cu2 पॉजिटिव बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक। Cu2 पॉजिटिव, यहां पे हमारे पास Cu2 पॉजिटिव बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। प्लीज इधर ध्यान दीजिए बेटे, यहां पे ये +1 स्टेट में था और ये -2 स्टेट में था, ठीक। ये +1 में था और ये -2 में था, ठीक है जी। अब देखो पहला चेंज इसमें क्या आया, पहला चेंज आया कि कॉपर जो +1 में था यहां पे वो किस में चेंज हुआ, कॉपर +2 में, ठीक है दोस्तों। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स गए यहां पर, बोलो फटाफट से बेटा। यहां पे +1 था और यहां +2 आया, तो एक कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1। लेकिन कॉपर कितने हैं, कितने कॉपर हैं, 2 है। तो ऑब्वियसली इसके आगे भी 2 लगाओ और इसके आगे भी 2 लगाओ, टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां +2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है जी। क्लियर हो रही है मेरी बात। नेक्स्ट, अगर सल्फर है, ठीक, सल्फर यहां पे -2 में था और यहां किसमें चेंज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक। चेंज बोलो कितना, चेंज बोलो कितना, -2 से यहां पे, -2 से यहां क्या आ गया, +4। अब -2 से +4 लगाओ, -2 -1 1 2 3 4 कितना, 6। कितना चेंज आया, 6। तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। तो बोलो टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आया बेटा, टोटल का आया 2 + 6 कितना, 8। तो टोटल चेंज यहां पे कितना आया, 8 इलेक्ट्रॉन्स का आया। तो इसका एन फैक्टर क्या रहा यहां पर बेटा, इसका एन फैक्टर रहा 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने की बारी आई यहां पर, तो क्या बोला, इसका इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना आया, 8। बोलो बच्चे समझ में आया, ठीक। अगर 2 थे तो 2 निकाल दिए, 1 था तो 1 निकाल दिया। तो आई थिंक सो तुम्हें बड़ी आराम से समझ में आ जाता होगा, ठीक। मैं थोड़ा सा एक काम दूं, उम्मीद है उसको खुद करोगे, ठीक। लिखो बेटा, मैं तुम्हें दे रहा हूं, प्लीज लिखना। इसको मिटा दो, अब तुम करके दिखाना मेरे को और फटाफट चैट पे आंसर देना, ठीक है जी। लिखिए बेटा, आपका क्वेश्चन है CrI3, CrI3, ठीक है जी, is changed into CrO4 2 negative, ठीक, प्लस IO3 1 नेगेटिव, ठीक। क्या बोला कि CrI3 is giving us CrO4 2 negative and IO3 1 negative। अब बेटे यहां पे ये +3 स्टेट में है, इसमें है +3 में, और आयोडीन यहां पे -1 में है। चलो ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि यहां पे ये +3 में है और ये -1 में है। आपको आगे निकालना है और खुद बताना है मेरे को इसका एन फैक्टर कितना आया, और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, क्विकली करो। गुड जसनूर, शाबाश, वेरी वेल डन।
दिव्यांश नहीं आया बेटा, नो 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 नो। चलो चलो चलो, शाबाश, करो 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 करो। हाँ नंदिनी सही, दिव्यांश अब सही है। पारस थोड़ा गलत है, अक्षर थोड़ा गलत है, ऋषभ गलत आया बेटा। नहीं सोनाक्षी बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारो, हम करेंगे खूब। देखो सभी बच्चे यहाँ ध्यान दो ताकि आपको समझ में आए, ठीक? इधर ध्यान दो बेटा जी। क्रोमियम, ठीक, इज चेंजिंग इनटू CrO4 नेगेटिव। पहले दोनों को अलग अलग कर लेने का है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्रोमियम +3 था, कैसा था? +3, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की हमारे पास यहाँ पर +3 थी, और यहां सॉल्व की होती तो +6 आई होती। ठीक है जी, कितनी आ गई होती? +6। तो ऑटोमेटिकली कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। ठीक है जी, 3 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। बोलो क्लियर? ठीक, ये 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव +3 हो जाएगा कि नहीं? अब दूसरा था आयोडीन था 1 नेगेटिव, और कितने आयोडीन थे? 3, तो ध्यान में रखना। और ये किसमें चेंज हुए? IO3 1 नेगेटिव, तो 3 आगे लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, है ना बेटा? तो ऑब्वियसली यहां पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताइए आपको सर ने? -1। यहां निकालो +5, निकालोगे +5 आएगी। अब ध्यान दो, -1 से +5 कितना चेंज हुआ? 6 का। कितना चेंज हुआ? 6 का। एक आयोडीन का 6 का। यहां कितने आयोडीन है? कितने आयोडीन है? 3, तो 1 का 6, 3 का 18। यस, तो यहां पे प्लस क्या आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो टोटल मिला के 3 + 18, यानी इसको बैलेंस करते हुए जो भी लिखेंगे हम, 3 + 18 टोटल 21। तो एन फैक्टर कितना आ गया बेटा? बेटे एन फैक्टर इसका आ गया 21। और अगर एन फैक्टर 21 है तो मेरे बच्चों टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट विल बी मोलर मास अपॉन 21। बोलो समझ में आया? क्या किया? क्रोमियम यहां +3 से +6, ठीक, +3 से +6, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो 3 यहां पे आयोडीन -1 से +5, एक आयोडीन का 6 का चेंज है। आयोडीन कितने हैं? 3, तो 6 × 3 18, 18 ये और 3 ये, टोटल मिला के 21। क्लियर मेरे बच्चों? ठीक, तो ये आपके पास आ गया। किस तरह से हमें इसका निकालना था? जब दोनों के दोनों एटम जो हो गए वो क्या हो गए? ऑक्सीडाइज हो गए। पर बेटा एक प्रॉब्लम और आ सकती है, वो क्या हो सकती है? बेटा ऐसा भी हो सकता है कि एक एटम ऑक्सीडाइज हो तो दूसरा रिड्यूस हो जाए। ये नई प्रॉब्लम है हमारे लिए कि एक एटम ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिड्यूस हो जाए एक ही चीज का। ठीक, तो चलिए इसको मिटा दो बच्चे। ठीक सर, उसमें +6 कहां से आया? हाँ जी सर +6। देखो बेटे, -1 से यहां पे कितना? +5, तो गिनो, -1 1 2 3 4 5, कितने? 6 का चेंज हुआ कि नहीं? तो -1 से +5 6, तो 6 का चेंज हुआ। और बेटा 3 आयोडीन थे, एक के लिए 6, तो 3 के लिए 6 × 3 18। सर उसके ऊपर वाला सर, यहां पर बेटे, तो ये तो सिंपल है, CrO4 2 नेगेटिव ये दिया है, तो x + -2 × 4 शुड बी इक्वल टू -2, तो x - 8 =
x is equal to +6. क्लियर? यस सर। ओके, तो इस तरह से बेटा इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक, हमें अपने आप पता चल जाता है कितना चेंज हुआ। चलिए एक और चीज करते हैं, इससे भी बढ़िया वाली एक चीज करके देखते हैं और हमें समझ में आए कितना इसका एन फैक्टर होता है, कैसे होता है, फिर आपसे निकलवाऊंगा। इससे पूरा ध्यान देना है, पूरा ही समझने की कोशिश करनी है। ठीक, देखो बेटा, मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, मैं उसका एन फैक्टर निकाल रहा हूं बहुत बड़े वाला। बेटा ये इससे खुद करवाना, अगर कोई कर जाएगा मेरे को आगे बताना, टीचर लोग का पसीना छूट जाएगा इसमें, ये जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं। ठीक, चलिए देखिए, इसमें हमारे पास है FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 -4, ठीक है जी, एंड इट इज गिविंग मी Fe3 पॉजिटिव, ठीक, प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक, और प्लस NO3 1 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ना हम जो दूसरा पार्ट लेके जाए, पहला पार्ट हमने क्या लिया था, when one substance is oxidized, ठीक, उसके सारे पार्ट क्या है, more than one element is oxidized। यहां पे one element of species is oxidized, other may be reduced। तो यहां हमने बोला कि एक चीज जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरी चीज क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, एक ही चीज में, एक ही मॉलिक्यूल था उसमें एक ऑक्सीडाइज हुआ बाकी रिड्यूस हुए, या कुछ भी ऐसा हुआ। देखो बेटे, पहली बात यहां पे मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूं, जो साइनाइड होता है ना, साइनाइड 1 नेगेटिव लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, 1 नेगेटिव, यानी उससे हमें अगर निकालोगे तो ये पता चल जाएगा ये +2 है, यहां पे आयरन +2 में है, एक बात, ठीक है जी, आयरन किसमें है, +2 में है, ठीक, और जो Cn नेगेटिव है, ठीक, Cn नेगेटिव, क्लियर, उसमें बेटा कार्बन भी है और उसमें बेटे नाइट्रोजन भी है हमारे पास, ठीक है जी। कार्बन जो है साइनाइड में अगर देखोगे ये Cn नेगेटिव ऐसे होता है, कार्बन यहाँ +2 स्टेट में होता है, ये बाद में बता दूंगा तुम्हें, कोई टेंशन मत लो, ठीक, कार्बन ऐसे करके होता है, +2 स्टेट में होता है और ये -3 स्टेट में होता है, फॉर द टाइम समझने की बात है, बाकी मैं आगे बता ही दूंगा कि कैसे होगा। मैंने बोला यहाँ पे आयरन +2 दिया है, फॉर द टाइम भी समझ लो कैसे होगा, मैं करवा दूंगा। और ये कार्बन यहाँ पे ये भी +2 दे रखा है और नाइट्रोजन यहाँ पर -3 दे रखा है, ये दे रखा है हमारा, और बाकी आगे दे रखा है। अब बोला इसका एन फैक्टर निकालो, कैलकुलेट द एन फैक्टर, प्लीज इधर ध्यान देना ताकि समझ में आए। पेन छोड़ो, साइड में रखो पेन और यहां समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, सबसे पहला चेंज आया कि यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव था और वो चेंज किसमें किया, Fe3 पॉजिटिव में, ठीक है जी, क्लियर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, कितने दिए होंगे, 1, तो +1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। आयरन भी 1 था, 1 दे दिया, चलो बात खत्म, क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद आ जाते हैं कार्बन। देखो बेटा, कार्बन में जो हम सिंपली कार्बन लिखते हैं, कार्बन यहां +2 था, कितना था, +2, और यहां जाके कार्बन किसमें चेंज हुआ, यहां पे। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, इसको लिखोगे x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, तो x निकल के आया +4, कितने में निकल के आया, +4। तो बेटे
यहां +2 है और यहां +4 है। बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? ठीक। तो बच्चे यहां पे +2 से +4, यहां पे भी हमारे पास क्या हो गया, यहां पे चेंज कितने का आया, 2 का चेंज आया। और इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसने भी, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है जी। और अगर दिए हैं तो बेटा यहाँ पे +2 से +4 कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। पर कार्बन थे कितने, कार्बन के आगे 6 लगा था, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो 2 × 6, 2 × 6 कितने हुए, 12। तो बेटा यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आया कैसे? कार्बन +2 में था, +4 में चेंज हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए। कितने कार्बन थे यहाँ, इसके आगे 6 लगा हुआ था, तो बेटा 6 6, तो 2 ने 1 ने 2, तो 6 ने 12, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया, बोलो फटाफट से। हाँ जी, क्लियर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का चेंज देखते हैं। यहाँ -3 था, यहाँ -3 था, और -3 से यहां किसमें चेंज हुआ, NO3 1 नेगेटिव में। जरा NO3 1 नेगेटिव में निकाले, NO3 1 नेगेटिव में निकाले। ठीक, यहां पे X ऑप्शन का -2 × 3 शुड बी इक्वल टू -1, X -6 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू +5, +5। तो बेटा जी यहां आते हुए ये +5 हो गया, यहां आते हुए क्या हो गया, +5 हो गया बेटा। अरे क्लियर हो गया। इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिए, अब बोलो कितने दिए, फटाफट से बोलो। -3 से +5 तक कितने, बिल्कुल 1 नाइट्रोजन ने 1, नाइट्रोजन कितने हैं, 6, 1 नाइट्रोजन ने 8, तो 6 ने कितने दिए, 8 × 6 48, तो 48 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। यहां पे भी सभी स्पीशीज में दिए हैं, यानी एवरीथिंग इज ऑक्सीडाइज्ड। ये वाला केस अभी भी नहीं आया, ये अभी सारी चीजों में क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑल ऑफ देम आर ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हुए भाई, यहां 48 + 12 + 1, यानी यहां 61 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटे इस रिएक्शन का एन फैक्टर बोलो जरा, इसका एन फैक्टर बोलो, क्या बोलोगे, 61 है ना बेटा, आया ना मजा। 61 का मतलब क्या है कि इसका अगर इक्विवेलेंट वेट देखते ना इस रिएक्शन में, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 61 कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, यहां +2 से +3 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहां +2 से +4 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन दो, यहां कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 × 2 4 12। नाइट्रोजन -3 से +5 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज, 8 इलेक्ट्रॉन दिए, एक नाइट्रोजन ने, तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितने नाइट्रोजन है, 6, 6 × R 48, 48 + 12 + 1 कितना हुआ, 61, तो एन फैक्टर इज 61। फिर भाई इस रिएक्शन में कभी किसी अपने फ्रेंड को एन फैक्टर पूछेगा, तो सीनियर निकल गया तो मेरे को बोलेगा। तुम्हें समझ में आया कि नहीं, क्विकली लिखे सारे के सारे यस और नो, वेरी क्विकली। शाबाश। फिर इसके बाद नहीं होना चाहिए सर ये आया नहीं जी, ठीक, अभी पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। संजीव जी आपको अभी आ गया, अनीश देखो बेटा, आयरन यहां +2 में था, +3 में हुआ, एक ही आयरन था, एक ही आयरन, इधर ध्यान देना बेटा, यहां आयरन कितने थे मेरे बच्चे, 1 था, एक आयरन पे चार्ज कितना था बेटे, +2 था,
अभी कितना हो गया +3, कितने इलेक्ट्रॉन गए 1, तो एक ही आयरन था तो यहाँ 1 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ कार्बन के ऊपर चार्ज कितना +2, वो मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ निकाल लिया +4, तो कार्बन में कितना चेंज हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का। टोटल कार्बन कितने थे CN6 लिखा था ना भाई, तो 6 थे, एक में 2 तो 6 × 2 12, तो 12 यहाँ आ गए। यहाँ -3 था, -3 से क्या हुआ +5, तो बेटे कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। 6 नाइट्रोजन थे, एक का 8 और 6 × 8 48, यानी 48 +12 +1, इनको कर दिया ऐड किया तो 61, तो n फैक्टर इज 61। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब समझ में आ गया सभी को? ओके चलिए, अभी हमारा वो वाला तो रह ही गया सर, जिसमें हम किसी एक चीज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं एक ही स्पीशीज का, तो थोड़ा वो भी बता दो ताकि वो भी समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अब इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखिएगा एक रिएक्शन लिख रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Fe2S3, Fe2S3 and it is giving me FeSO4, ठीक, और प्लस दे दिया सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, प्लस दे दिया सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया गया है, ठीक। इस रिएक्शन में मेरे को n फैक्टर पूछा है, इस रिएक्शन में मेरे को n फैक्टर पूछा है, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, ठीक। कॉपी पेन छोड़ो साइड में किनारे में और यहाँ समझो थोड़ा सा, ठीक, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, परेशानी नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक। सी, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ऐसे ही करते थे ना भाई, कि इसको इधर ऐसे ही करते थे, यानी यहाँ पे आयरन +3 में है और सल्फर -2 में है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3। क्लियर? अभी आप जब बड़े हुए तो 10th में आपको पता है सल्फेट पे चार्ज बोलो कितना -2, अगर इस पे -2 तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहा होगा +2, ठीक। और यहां पे कितना रहा होगा बेटे +4, निकाल सकते हो ना, ऑक्सीजन का तो -2 होता ही है, तो x -2 × 2 इज इक्वल टू 0, 4 + 4। अब इधर ध्यान दो, आयरन जो थे वो Fe3 पॉजिटिव थे, ठीक है जी, और कितने थे 2 आयरन थे, और ये किसमें चेंज हुए, ये 2 Fe2 पॉजिटिव में चेंज हुए। अब पहली बात समझो, यहां इलेक्ट्रॉन दिए के लिए बेटा +3 से अगर +2 चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉन लिए बेटा जी, ठीक, इलेक्ट्रॉन लिए, समझ में आई मेरी बात, ठीक, इलेक्ट्रॉन लिए। बेटा सभी को समझ में आ रहा है? सबको क्लियर दिख रहा है? ओके, तो बेटा +3 से अगर +2 में चेंज हुआ कोई चीज तो इलेक्ट्रॉन दिए के लिए, ऑब्वियसली इसने लिए हैं, कितने लिए हैं +2 से +3, +3 से +2 एक लिया है, एक आयरन में, पर आयरन कितने थे 2, तो बेटा जी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है बेटा ले लिए हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आता है कि नहीं? अगर +3 से +2 गया
तो ऑब्वियसली कम हुआ ना ऑक्सीडेशन स्टेट। कम तो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे इसमें। एक आयरन ने +2 से +3 से +2 जाते हुए एक आयरन कितने थे? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब दूसरी तरफ जो सल्फाइड 2 नेगेटिव, ये S था, ठीक है जी। अब ये दो चीजों में चेंज हो रहा है। किस किस में? एक तो सल्फेट में चेंज हो रहा है, यहां देखो, और 2 सल्फर सल्फेट में चेंज हो रहे हैं भाई। ये देखो यहां 2 लगा है ना आगे, और एक S2 नेगेटिव इसमें चेंज हुआ बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड में भी चेंज हुआ। आप ध्यान दो, इस इक्वेशन में 3 सल्फर थे, 2 तो इसमें चेंज हुए और एक सल्फर इसमें चेंज हुआ कि नहीं? तो 2 सल्फर सल्फेट में चेंज हुए और एक सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हुआ। क्लियर? अब बेटा यहां अगर सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसमें, ठीक, तो देखो यहां -2 था बेटा, और यहां निकालोगे तो +6 आएगा। निकालना आता है तुम्हें? SO4 2 नेगेटिव, x plus -2 into 4 should be equal to -2, तो x is equal to +6, ठीक है जी। -2 से +6, फटाफट बोलो कितना चेंज हुआ? -2 से, यस। अपना माइक बंद करो, जिसका भी माइक है प्लीज माइक बंद करें प्लीज अपना। ओके, 8 का चेंज हुआ बेटा। कितने का चेंज हुआ? 8 का चेंज हो गया। पर कितने सल्फर के लिए? एक सल्फर के लिए 8 का चेंज। सल्फर कितने थे? 2, ठीक। तो चेंज कितने का हुआ बेटा? 8 into 2 16। अब 16 दिए के लिए बेटा, माइनस से प्लस तो दिए, माइनस से प्लस हुआ तो दिए, माइनस इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यहां दिए थे, कितने दिए थे? एक सल्फर ने 8, तो 2 सल्फर ने 8 दूनी 16, यानी यहां पे 16 आ गया। 16 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। क्लियर? और मेरे बच्चों यहां पे -2 और यहां +4, कितने का फर्क आया बच्चों? 6 का। -2 से +4 6 का, और इसमें भी माइनस से प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन दिए तो इस साइड लिखोगे ना 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो यहां पे दिए कितने? 6 + 16 दिए कितने? 22 इलेक्ट्रॉन। और लिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 20 दे के 2 ले लिए, तो टोटल एन फैक्टर कितना हुआ बेटा? 22 दिए, उसमें से 2 ले लिए, बचे कितने? 20। तो एन फैक्टर कितना आया यहां पर? 20। एन फैक्टर कितना आ गया? 20। बोलो बच्चे समझ में आया? ठीक। हमने यहां पे देख लिया कि पहले आयरन जो था, आयरन ने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए। क्यों? आयरन +3 से +2 में चेंज हुआ, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए। कितने लिए? एक आयरन ने 1, तो 2 आयरन ने 2 लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये इक्वल टू के इस साइड। अब यहां पे सल्फाइड सल्फेट में चेंज हुआ। एक सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 8। सल्फर कितने थे? 2 ने कितने दिए? 16। तो यहां कितने हुए? 16। गॉट इट और नॉट? यहां पे सल्फाइड -2, सल्फर डाइऑक्साइड +4, ठीक। कोई बात नहीं दस्तूर अभी कर देता हूं। -2 से +4 कितना हो गया? +6। गॉट इट और नॉट? तो 6 का फर्क पड़ गया हमारे पास। कितना फर्क पड़ गया? 6 का फर्क पड़ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो अगर 6 का फर्क पड़ गया हमारे पास, तो एक ही सल्फर था ना, तो यहां पे 6 और 6 यहां पे कितना टोटल आ गया? 16 + 6 22 दिए और 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 22 में से 2 चले गए,
बचे कितने 20, तो एक्चुअली कितने दिए 20। अभी बेटा फटाफट से मेरे को बताओ, इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो मैं अभी बता दूंगा। एनीबडी? सर अपने अपने पहले माइक बंद करो सिवाय जसनूर के। हाँ जसनूर अब बोलो। सर जैसे ये FeSO4 है सर, आपने इसका +2 क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 आएगा। किसका 5 आएगा बेटा? सर जैसे 2x - 10 = 0 होगा ना उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका बेटे? सल्फर का, आयरन का, किसका बात कर रहे हो? बोलो बेटा, सल्फर की बात कर रहे हो, आयरन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? सर आयरन की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने आयरन में बच्चे सबसे कैसे पहला आएगा? हमें FeSO4 है, ठीक है बच्चे, हमारे पास दिया गया था FeSO4, ठीक। तो FeSO4 जो है उसमें बेटे अगर इसका X है और सल्फेट में इसका +6 होता है, ठीक, हम अपनी मर्जी से थोड़ी ले सकते हैं बेटे। यहाँ पे -2 × 4 शुड बी इक्वल टू 0, तो बेटे ये आयरन यहाँ +2 में है। वैसे भी हमें मालूम है कि सल्फेट जो होता है वो -2 है रेडिकल में, तो उसका जुड़ा हुआ आयरन +2 ही होगा ना बेटा। तो +2 विल ज्वाइन टू -2। ऐसा कभी हो सकता है ये 5 और ये -2? ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर इसका निकालोगे तो x प्लस -2 × 4 should be equal to -2, तो x is equal to +6, so how it come out to be 5? ओके सर, ठीक है। ओके, so everybody is clear now? तो ये बेटा मैंने आपको n फैक्टर्स निकालने सिखाए, बड़े से बड़ा। सर 2 इलेक्ट्रॉन वाला वो पार्ट रिपीट कर दो एक बारी। कौन से वाला बेटा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला, ये वाला? हाँ जी सर। ओके बेटा समझो, एवरीबॉडी इधर ध्यान देंगे। देखो बेटा, हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पे आयरन कैसा था 3 पॉजिटिव, वो तो क्लियर है हमारे को, और यहां जाके सल्फेट 2 नेगेटिव थे, हम +2। अब बेटा +3 से +2 गया तो कितना इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे? बेटा एक लिया होगा तभी तो प्लस हुआ, +3, यहाँ पे +3 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो प्लस और नेगेटिव, अभी तो यहाँ पे क्या आएगा +2 आएगा ना, ठीक। तो एक आयरन ने बेटे हमारे पास क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन, और आयरन कितने थे 2, तो इनटू क्या कर दोगे 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2 आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन के इस साइड और इस साइड चार्ज बराबर होना चाहिए, इक्वेशन के इस साइड और इस साइड चार्ज बराबर होना चाहिए। जैसे इधर देखो, यहाँ +3 × 2 +6 यहाँ हो गया, -2 यहाँ हो गया, और यहाँ 4 +4 हो गया, तो बेटा +6 में से -2 निकालोगे तो यहाँ +4 आएगा ना, और यहाँ पे +4 आएगा, तभी तो बैलेंस होगा चार्ज। इक्वेशन के दोनों साइड चार्ज का बराबर होना जरूरी होता है, समझ में आई? और मेरे बच्चे, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जसनूर -2 ही नहीं होती, ठीक, उसकी वेरिएबल है, +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है। इसके लिए तो कोई रूल में लिखवाया ही नहीं मैंने, ठीक। इट इज डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंड कि कैसा कंपाउंड है। तो होपफुली आप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे +2 2 इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड किए। बोला कि यहाँ +3 से +2 गया तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो बेटे कितने आयरन थे 2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 ऐड किए, और उधर दे रहा था इलेक्ट्रॉन तो 16 + 6 दिए, 22 दिए, 2 लिए, तो 22 में से 2 माइनस कर दो ना, कितने दिए 20, तो n फैक्टर इज 20। आर यू क्लियर नाउ? अब किसी का कोई डाउट हो? एनीबडी? ओके, अब देखो बेटे, हमने आज ये बहुत अच्छे से पढ़ा
कि कैसे इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं, ठीक, किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग रिएजेंट का। इससे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। फिर मैंने तुम्हें बताया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसकी एक्सेप्शंस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, उसको कैसे निकालते हैं। अभी भी उसमें बेटा एक एक्सेप्शन मैंने छोड़ी हुई है, जिसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन, ठीक, क्योंकि अभी तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही नहीं मालूम, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन करवाऊंगा क्या, ठीक। बट येट, क्योंकि अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या निकाला, इक्विवेलेंट वेट इन रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी एन फैक्टर निकाला रिडॉक्स रिएक्शंस में, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया कि रिडॉक्स रिएक्शन में हम कैसे देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, रिडॉक्स रिएक्शन में हम कैसे देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर कैसे निकलता है। हमने यहाँ पे सिंपल रिएक्शन में बताया कि जहां पे सिर्फ एक ही सब्सटेंस दे रहा हो, जहां एक से ज्यादा दे रहा हो, जहां बेटा एक दे रहा हो एक ले रहा हो, ये सारा हमने क्लियर कर दिया, ठीक। तो यहां से एन फैक्टर निकालने सीखे। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक। नाउ नेक्स्ट बात देखो बेटा, अब देखो, अब जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है, वो एक्चुअली हमेशा इकट्ठी हुआ करती है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों को, ठीक। देखो नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शंस किसको बोलते हैं बेटा, ठीक। देखो बेटा, हमने बोला रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कोई गेन तभी करेगा, उसको कोई देगा, हवा से तो आएंगे नहीं। तो इसका मतलब एक बात श्योर है कि रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन एक्सपेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। कोई चीज ऑक्सीडाइज होगी तभी तो कोई चीज रिड्यूस होगी ना। अगर तुम पढ़ने वाले होंगे तभी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, है ना। तो हमारे पास एक होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक। रिएक्शंस जिसमें भी ऑक्सीडेशन हुई उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन जरूर होगी। अगर आप बोलते हो सिर्फ ऑक्सीडेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आधा रिएक्शन है, ठीक। फुल रिएक्शन रिडॉक्स ही होगा। तो रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है when one species is oxidized, other is reduced. रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है when one species is oxidized, other is reduced. एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुई दूसरी रिड्यूस हुई, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला। जैसे बेटे कल को हमारे को क्वेश्चन ये आता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हमें क्वेश्चन दिया विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। हमें क्वेश्चन दिया है इसमें कौन रिडॉक्स रिएक्शन है, कुछ यहां पे लिख रहा हूं, ठीक। एक लिखा मैंने Zn plus 2HCl giving us ZnCl2 plus हाइड्रोजन, ये पहला लिखा। B BaCl2 plus H2SO4 giving us BaSO4 plus water, ठीक है जी। तीसरा रिएक्शन लिख रहे हैं अपन, Zn, तीसरा लिख देते हैं H2 plus Cl2 giving us 2HCl। और चौथा रिएक्शन में लिख देता हूं, चौथा लिख देता हूं ऑल आर रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑल आर रिडॉक्स रिएक्शंस, सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक।
अब देखो बेटे, हमें कैसे पता चलेगा, जैसे बहुत सारे बच्चे फटाफट से लिखने पे चले हुए हैं कि ऑल, एक्चुअली ऐसा नहीं है बेटा। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन देखने के लिए भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज कैसे आएगा बेटा। देखो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे देखा जाता है, कैसे रिडॉक्स रिएक्शन देखा जाता है। आप दोनों साइड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, एलिमेंटल है तो क्या है, जीरो। एलिमेंटल है तो क्या है, जीरो। और यहां निकालोगे तो क्या आएगी, +2। यहां निकालोगे तो क्या आएगी, +2। यहां H की +1, क्लोरीन की -1, लेकिन यहां जाकर के ये 0। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन हुई। और यहां से यहां क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज, +1 से 0, डिक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज भी हुआ और डिक्रीज भी हुआ। तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी होती हो, डिक्रीज भी होती हो, वो डेफिनेटली रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो पहले ए रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बी की बात करते हैं। यहां ये +2, बेटा बेरियम इज ऑलवेज +2, एल्कलाइन अर्थ मैटर, और यहां पे भी ये +2, देयर इज नो चेंज। ठीक, यहां HCl, सॉरी यहां पे HCl आया है, वाटर कहां से आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, H प्लस को HCl लिख देगा, 2HCl। ठीक, सी, यहां पे क्लोरीन -1 है, तो यहां पे भी क्लोरीन -1 है। सल्फेट एज इट इज है, तो सल्फर का भी सेम रहा होगा। हाइड्रोजन यहां +1 है, यहां पे भी +1 है। सल्फेट एज इट इज है, सल्फेट एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में एक की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी चाहिए, दूसरे की कम होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो आगे, अब यहां देखो, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी हाइड्रोजन की, एलिमेंटल स्टेट में 0, और क्लोरीन की भी क्या थी, 0। ऑटोमेटिकली यहां क्या आ गई, +1, और यहां क्या आ गई इसकी, -1। तो बेटा हाइड्रोजन में ये इंक्रीज हुआ और यहां ये डिक्रीज हुआ। तो बेटे यहां पे भी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो मेरे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे दिखते हैं, किसी एक जगह पे ऑक्सीडेशन होनी चाहिए और किसी दूसरी जगह पे रिडक्शन होनी चाहिए, यानी एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए और एक जगह कम होना चाहिए। जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और जहां कम हुआ वो क्या होती है, रिडक्शन। मालूम है ना, जहां बढ़ती है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जहां कम होती है वो क्या होता है, रिडक्शन। तो जहां पे एक चीज की बढ़ रही हो और एक चीज की कम हो रही हो, हाइड्रोजन के टर्म में भी देख सकते हैं बेटे। ठीक, तो एक चीज की बढ़ रही हो, एक चीज की कम हो रही हो, तो ऐसे केस में अपन रिडॉक्स बोलते हैं। अदरवाइज आप ये कभी मत सोचना कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन ले लिया तो ऐसा हो गया कि, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो आज तो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखना ही नहीं, आज तो हमें सिंपली क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन का चेंज होना जरूरी है, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होना जरूरी है। जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं होगा तब तक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। अभी पता चला रिडॉक्स क्या होता है, क्लियर। अब रिडॉक्स रिएक्शन कई तरह के होते हैं बेटा, देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक, सबसे पहली तरह के हमारे पास होते हैं सिंपल रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक, सिंपल रिडॉक्स रिएक्शंस जिसमें सिंपली क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे दिस इज अ सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज अ सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। ये सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा, कोई आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन एक खास बात, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा ध्यान से समझने का। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा, जब हम डिस्प्रपोर्शनेशन की बात करते हैं, in which same substance is oxidized, which is reduced,
एक ही सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो रिड्यूस भी हो रहा है, उसको अपन डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं बेटा। जैसे मान लो, देखो यहां ध्यान देना, इधर कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 1 पॉजिटिव है, एंड दैट इज चेंजिंग इनटू कॉपर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है जी। अब देखिए यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की कितनी है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और यहां क्या है 0, और यहां क्या है +2। तो आप देख रहे हो +1 से 0 कितने का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ। ठीक, और 1 क्या हुआ, प्लस इसने लिया है। ठीक, तो लेने का मतलब रिडक्शन, और यहां देखिए यहां इंक्रीज हुआ है, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं कॉपर ही ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर 1 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर 1 पॉजिटिव रिड्यूस हो गया, तो डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाती है। दिस कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन। आर यू क्लियर? मैं एक और एग्जांपल देता हूं डिस्प्रपोर्शनेशन का, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए Cl2 है और मैंने इसको बेस में डाल दिया है, किसी बेस में डाल दिया, मान लो OH नेगेटिव, इसने बनाया Cl1 नेगेटिव और साथ में डाल दिया OCl1 नेगेटिव। ठीक, Cl1 नेगेटिव एंड OCl1 नेगेटिव, हाइड्रोजन निकल गया होगा इस तरह से, वाटर वूटर बन के हाइड्रोजन निकल गया होगा। ठीक, अब देखो बेटे हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां क्या हुआ -1। बेटे जब इधर निकालोगे ना तो OCl1 नेगेटिव इधर क्लोरीन के निकालो, क्या आएगा X प्लस, यानी ऑक्सीजन का तो पता है -2 प्लस X इज इक्वल टू -1, ये +1 आ गई, क्या आ गई, +1 आ गई बेटा। क्लियर? तो यहां से यहां पर चेंज 0 से -1, यानी इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब रिडक्शन, और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन दिया, है ना, 0 से +1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हिच इज रिड्यूस्ड, तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर? अरे समझ में आया? तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं, जब सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हिच इज रिड्यूस्ड, एक ही चीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हुआ, तो उसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? अब इसमें अगर आपको कभी भी इक्विवेलेंट वेट देखना होता, इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रपोर्शनेशन, इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रपोर्शनेशन, दोनों का अलग अलग निकालते हैं। इसमें पहले देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन 0 से 1, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक का चेंज है, तो यहां एन फैक्टर कितना है 1, और यहां पे भी एन फैक्टर कितना है 1, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 डिवाइडेड बाय 1 एक के लिए, प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय 1 दूसरे के लिए। समझ में आई बात? चाहे एक दिया चाहे एक लिया। ठीक, तो हमने दोनों का अलग अलग करके निकाला। जैसे मैं एक और समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पूरी तरह थॉरोली क्लियर हो जाए कि अगर डिस्प्रपोर्शनेशन हो तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। जैसे इसी क्लोरीन को ले लिया बेटा, डाला तो मेरे बेस में था, डाला किसमें था, बेस में, लेकिन अब की बार मैंने हीट कर दिया। जब मैं हीट करूंगा तो इट विल चेंज इनटू Cl1 नेगेटिव फर्स्ट थिंग एंड ClO3 1 नेगेटिव अनदर थिंग। ठीक है जी। अब देखो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, और यहां क्या है -1, तो 0 से -1 क्या हुई, फटाफट से बोलो, 0 से -1 क्या हुई, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुई, रिडक्शन। ठीक, और यहां क्या आया +5, सॉल्व करके देख सकते हो। +5 का मतलब यहां से यहां +5, मतलब यहां क्या हुई, यहां हुई ऑक्सीडेशन। तो एक जगह ऑक्सीडेशन हुई और एक जगह रिडक्शन हुई। क्लियर? ठीक,
अब देखो अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हो तो बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का निकाल के ऐड कर देना, यानी एक जगह तो एक का चेंज आया 35.5 डिवाइडेड बाय 1, ये रिडक्शन वाला हो गया। ऑक्सीडेशन वाला एक ही क्लोरीन है, वो 35.5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 0 से प्लस 5, तो ये टोटल उसका क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट 42.6। करेक्ट? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर डिस्प्रपोर्शनेशन होती है ना बच्चों, तो सिंपल बात, ऑक्सीडेशन का अलग निकालो, रिडक्शन का अलग निकालो, ऐड कर दो तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपके पास। डिस्प्रपोर्शनेशन, और डिस्प्रपोर्शनेशन हुई क्या? When same substance is oxidized which is reduced। अगर कल को पेपर में कहीं पे पूछा कि which of the following is disproportionation, कभी भी पेपर में ऐसे पूछा तो बेटा रिएक्टेंट साइड वो एक जगह होना चाहिए चीज, प्रोडक्ट साइड दो जगह होना चाहिए, और एक की ऑक्सीडेशन रेट बड़ी और एक की कम होनी चाहिए, तो डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे इधर देखो, यहाँ एक जगह यहाँ दो जगह, एक की बड़ी एक की कम हुई, यहाँ एक जगह यहाँ दो जगह, एक की बड़ी एक की कम हुई, तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो गई। बोलो डिस्प्रपोर्शनेशन समझ में आती है? ओके, इसी का रिवर्स देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन का रिवर्स बेटा, इसका इक्विवेलेंट वेट सभी बच्चों को समझ में आया? फटाफट वाई वाई लिख के फटाफट खत्म करो। समझ में आया कि नहीं? क्विकली। ओके, अब अगली बात देखना, नेक्स्ट है कौन प्रोपोर्शनेशन। कौन प्रोपोर्शनेशन, कौन प्रोपोर्शनेशन। अब मेरे बच्चों कौन प्रोपोर्शनेशन जो होता है, इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा कौन प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा कौन प्रोपोर्शनेशन। ठीक, यानी यहां पे एक ही चीज, पहले तो एक चीज दो में चेंज होती, अब दो चीज एक में चेंज होगी, दो चीज एक में चेंज होगी। जैसे KiO3 प्लस KI, KiO3 प्लस KI प्लस 6HCl giving us 3 iodine plus KCl plus water। ठीक है जी। अब देखो बेटे, यहां पे लगा देते हैं और यहां पे मान लो ये 3 लगा देते हैं, बैलेंस करते हैं। अब देखो बेटे, यहां ध्यान देना, यहां +5 था, यहां -1 था और यहां 0, यानी यहां से यहां डिक्रीज भी हुआ और यहां से यहां इंक्रीज भी हुआ। पर अब डिस्प्रपोर्शन से उल्टा, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन प्रोपोर्शनेशन। सो कौन प्रोपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। कौन प्रोपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर? और इसमें भी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। ठीक, और फिर हम अलग से अलग अलग शो करेंगे कि ऑक्सीडेशन का ये, रिडक्शन का ये। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशंस होती हैं। व्हेन वन डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे लिखोगे? अगर डेफिनेशन लिखनी है फटाफट लिख देना डेफिनेशन। बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन में लिखोगे सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हिच इज रिड्यूस्ड, सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हिच इज रिड्यूस्ड। और जब हम कौन प्रोपोर्शनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस तो हुआ, पर पहले दो थे बाद में एक बन गया। डिस्प्रपोर्शनेशन में पहले एक था बाद में दो जगह पे चले गए, यहां दो चीजें ऑक्सीडाइज रिड्यूस होके एक बन गई। तो हम बोलेंगे कौन प्रोपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, कौन प्रोपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। गॉट इट और नॉट? ओके, उसके बाद यहां देखिएगा लास्ट, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स कर चुके हैं बेटा। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, बेटा अभी तुम्हें एक एग्जांपल लिखवाया था इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसका एन फैक्टर हमने 20 निकाला था ना बच्चे। उसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और वही रिड्यूस भी हुआ।
तो इंट्रामोलिकुलर हुआ था सर, याद नहीं कौन सा। एक्सक्यूज मी सर, सर रिपीट कर दो, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था प्लीज, ये वाला पार्ट। किसको रिपीट करना है बताओगे? सर मुझे अनीश। नहीं, किसको रिपीट करना है? कौन प्रोपोर्शनेशन को, डिस्प्रोपोर्शनेशन को, किस चीज को रिपीट करना सर कौन प्रोपोर्शनेशन को? है? कौन प्रोपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक चीज दो में चेंज होती थी, यहाँ दो चीजें एक में चेंज हो रही हैं, दो चीजें एक में चेंज हो रही है, वो ही रहा है। एक आयोडीन ही ऑक्सीडाइज हुई, आयोडीन ही रिड्यूस हुई, पर दो चीजें एक में चेंज हुई तो कौन प्रोपोर्शनेशन? एक दो में चेंज हुई तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। यानी कौन प्रोपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, उल्टा है। ठीक। इंट्रामोलिकुलर अभी बेटा तुम्हें करवाया Fe2S3, ठीक, ये करवाया था Fe2S3 is changing into 2FeSO4 plus SO4, ठीक। इसमें आयरन जो था वो +2 से रादर +3 से +2 में गया, यानी यहां पे इसकी क्या हुई बेटा? रिडक्शन। और यहां -2 से ये तो गया +6 तक, और ये क्या कहां तक गया? +4 तक। पर इन दोनों में क्या थी? ऑक्सीडेशन। इन दोनों में क्या थी? ऑक्सीडेशन। तो बेटा इसमें देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का एक पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा पार्ट रिड्यूस हुआ, इसको इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन? बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही चीज, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी, यहां ऑक्सीडाइज होने वाला अलग, रिड्यूस होने वाला अलग। तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। और इसका फैक्टर निकालना सिखाया था अभी कि यहां से यहां कितने का चेंज? एक का, दो आयरन के लिए दो का, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहां पे 22 दिए, तो 20 का चेंज बताया था ना अभी मैंने। इंट्रामोलिकुलर में ऐसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको आज इक्विवेलेंट वेट इन रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा। ठीक बेटा, कभी ये वाला पार्ट जो आज मैंने तुम्हें करवाया है, कभी अपने दोस्तों की कॉपियों में देखना बेटा, होगा तो जो बोलोगे करूंगा। और ये अच्छे लेवल के पेपर्स का 101% क्वेश्चन है। गॉट इट?